जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस क्लास में आपके हिंदी व्याकरण के टॉपिक वर्ण विचार अर्थात वर्णमाला करेंगे। और इस टॉपिक से आपकी हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आपका सीएटी एग्जाम हो, चाहे रीट हो, चाहे एलडीसी या आरएस या फिर राजस्थान पुलिस, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वर्ण क्या होता है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाती है। ये आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है वर्ण की। और इसके अलावा शब्द की लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं। ध्वनि या फिर वर्ण को कहा जाता है शब्द की लघुत्तम इकाई। अब हम जानते हैं कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के जो आपके भेद होते हैं ना, वे दो होते हैं। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। जो आपके स्वर होते हैं ना, वे 11 होते हैं, ए से लेकर ओ तक। दूसरा है व्यंजन। जो आपके व्यंजन होते हैं ना, वे 33 होते हैं, के से लेकर आपके हे तक जो है ना, ये व्यंजन कहलाते हैं। अब हम जानते हैं कि स्वर क्या है, अर्थात इसकी डेफिनेशन क्या है। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है, वे स्वर कहलाते हैं। आपका ए हो गया, आ हो गया, जब इनको बोलते हैं तो जो वायु होती है ना, बिना अवरोध के बाहर निकल जाती है, तो वे स्वर कहलाते हैं। अर्थात आपके स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, ये याद रख लेना आप। और स्वरों के भेद, उच्चारण समय या फिर मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 भेदों में बांटा गया है। आप इसको भी अच्छी तरह से याद रख लेना। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो उच्चारण समय या फिर मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने भेदों में बांटा गया है। तो 3 में बांटा गया। कौन कौन से, वो देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका ह्स्वर। इन्हें मूल स्वर या फिर एक मात्रिक स्वर भी कहा जा सकता है। आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ह्स्वर को क्या क्या कहा जाता है। मूल स्वर कहा जाता है और एक मात्रिक स्वर कहा जा सकता है। और इसके साथ साथ इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। आपका ए हो गया, ई हो गया, ऊ और री, ये जो आपके 4 है ना, ये मूल स्वर भी कहलाते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहलाते हैं और ह्स्वर कहलाते हैं। और दूसरा है आपका दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में ह्स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, अर्थात 2 मात्राएं लगती है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो आपका ना ह्स्वर से इनको बोलने में थोड़ा सा दुगना समय लग रहा है और इनमें 2 मात्राएं लग रही हैं, अर्थात ये आपका दीर्घ स्वर है। और तीसरा है आपका प्लुत्व स्वर। संस्कृत में प्लुत्व को एक तीसरा भेद माना जाता है, पर हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि आपके ओम में ना प्लुत्व स्वर का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जो इस प्रकार का बना होता है ना, वे आपका प्लुत्व स्वर कहलाता है। अब जानते हैं कि अपने प्रयत्न के आधार पर जो है ना, वे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जीव के प्रयत्न के आधार पर 3 भेद होते हैं। आपके जीव के प्रयत्न के आधार पर भी जो स्वर होते हैं ना, उनका 3 भेद होते हैं। फर्स्ट है आपका अग्रय स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है, वे अग्रय स्वर कहते हैं या फिर कहलाता है। जैसे कि आपका छोटी, बड़ी, ए और ऐ, ये अग्रय स्वर होते हैं। उनको आप 4 याद रख लेना अच्छी तरह से। आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे के पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा अग्रय स्वर है। दूसरा है पश्चय स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति से उठता है, पश्चय स्वर कहते हैं। जैसे कि छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ, औ और आ। और तीसरा है मध्यम स्वर। हिंदी में ए स्वर केंद्रीय स्वर है। इसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है, अर्थात जो आपका मध्य स्वर है ना, वे ओनली आपका ए है। ये आपको याद रह जाएगा। अर्थात मध्य में कौन सा स्वर आता है, वे आता है आपका ए। अब जानते हैं हम मुख आकृति के आधार पर जो स्वर होते हैं ना, वे कितने प्रकार के होते हैं। वे होते हैं आपके 4 प्रकार के। एक होता है स्वरत। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है, वे कौन से स्वर कहलाता है, स्वरत। ई उ ऊ। दूसरा आपका अर्धस्वरत। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख स्वरत की अपेक्षा कुछ अधिक खुलता है, जैसे कि ए और ओ। तीसरा है विवर्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है, वे आपका ओनली एक मात्र है, आ। तीसरा है अर्धविवर्त। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है, जैसे कि ए, ऐ, औ। अब हम जानते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। वे आपके 3 भाग हैं, वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर व उदासीन। इसमें जो आपका वृत्ताकार स्वर है ना, जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान बनती है, उसको कहा जाता है वृत्ताकार स्वर। जैसे कि छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ।
दूसरा आपका है वृत्ताकार स्वर। इनके उच्चारण में जो होठों की आकृति है ना, वे ए वृत्ताकार बनती है अर्थात आधी खुलती है मुंह, जैसे कि ई छोटी, बड़ी और ए और आई। तीसरा आपका उदासीन। ए स्वर के उच्चारण में होठ उदासीन हो जाता है, जो आपके होठ होते हैं ना वे उदासीन हो जाते हैं अर्थात आपका जो ए है ना वे आपके उदासीन स्वर के अंतर्गत आता है। और जो आपका आ है ना स्वर, वे अंग्रेजी से हिंदी में आया है, इसको अच्छी तरह याद रख लेना। कौन सा स्वर है जो कि अंग्रेजी से हिंदी में आया है, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब हम जानते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, आपके व्यंजन कहलाते हैं। ये डेफिनेशन आप अच्छी तरह से याद रख लेना। अब हम जानते हैं कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं। फर्स्ट है आपका स्पर्श व्यंजन, जिनके उच्चारण में मुख के दो भिन्न अंग, दोनों ओष्ठ हो, नीचे का ओष्ठ और ऊपर के दांत हो, जीभ की नोक और दांत हो आदि एक दूसरे से स्पर्श की स्थिति में हो, वायु उनको स्पर्श करती हुई बाहर आती है, तो वे क्या कहलाते हैं, आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसमें आपका के वर्ग हो गया, टे वर्ग हो गया, ते वर्ग हो गया, वे पे वर्ग, इनकी प्रथम जो चारों ध्वनियाँ होती है ना वे इसके अंतर्गत आती हैं। इसमें आपका चे वर्ग नहीं आता, और इसके साथ साथ जो आपके इन सभी वर्गों का जो लास्ट वाली ध्वनि होती है ना, पांचवी ध्वनि, वे इसमें नहीं आती। अर्थात जो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं ना वे टोटल 16 होते हैं। अब हम जानते हैं कि दूसरा है आपका सहघर्षी व्यंजन, जिनके उच्चारण में मुख के दो अवयव एक दूसरे के निकट आ जाते हैं और वायु निकलने का मार्ग जो होता है ना वह सकरा हो जाता है, अर्थात कम हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो वायु घर्षण करके निकलती है, उसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसमें आपका खे, जे, गे, फे और शे तीनों आ जाते हैं इसमें। तीसरा आपका स्पर्श संघर्षी व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में पहले स्पर्श फिर घर्षण की स्थिति हो तो वे कौन से आता है, स्पर्श संघर्षी। इसमें आपका चे, छे, जे, जे, अर्थात इसमें आपका चे वर्ग वाला जो है ना चारों प्रथम ध्वनियां भी आ जाती है इसके अंतर्गत। अब हम जानते हैं कि नासिकीय व्यंजन क्या है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दांत, ओष्ठ, जीभ आदि के स्पर्श के साथ वायु नासिका से बाहर आती है, अर्थात आपके नाक से बाहर आती है, तो वे क्या कहलाते हैं, नासिकीय व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि आपके जो पांचों ने है ना इसके अंतर्गत आ जाते हैं। पांचवा है आपका पार्श्विक व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख के मध्य दो अंगों के मिलने से वायु मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, अर्थात बंद हो जाता है, तो वे किसके अंतर्गत आते हैं, पार्श्विक के। इसमें आपका ओनली ले आता है। 6 है आपका लुठित व्यंजन, जिनके उच्चारण में जीभ बेलन की भांति लपेटे खाती है, वे आपका रे है। आप इन सभी को बोल के देख सकते हो, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि आपकी जीभ कब लपेटे खा रही है और कब आपके जो वायु मार्ग अवरुद्ध हो रहा है बोलते समय। 7 में आपका उशीपित व्यंजन, जिनके उच्चारण में जीभ की नोक झटके से तालु को छूकर वापस आ जाती है, अर्थात टक से वापस आ जाती है, तो वे कौन से होते हैं, वे उशीपित व्यंजन कहते हैं। जैसे कि आपका डे और दे, आप इनको अच्छी तरह से याद रख लेना, ये आपसे पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा उशीपित व्यंजन है, कौन सा पार्श्विक व्यंजन है। 8वां है आपका अर्ध स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण अवरोध के आधार पर स्वर व व्यंजन के बीच का है, जैसे कि आपका ये और वे। अब हम जानते हैं उच्चारण के स्थान के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। स्वर यंत्रमुखी, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर यंत्रमुख से होता है, तो वह कौन सा है, वह आपका एकमात्र है। दूसरा है आपका जिह्वा मूलीय व्यंजन, जिनका उच्चारण जीभ के मूल भाग से होता है, जैसे कि आपका के, खे और गे। आपका कंठ है, जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ से होता है, इनके उच्चारण में जीभ का पश्चिम भाग कोमल तालु को स्पर्श करता है। इसमें आपका के वर्ग आ जाता है और ए और आ आपके स्वर आ जाते हैं और विसर्ग आ जाता है इसमें, और आपका जो इंग्लिश से आ या ना वे भी इसमें अंतर्गत आ जाता है। चौथा है आपका तालव्य, जिनका उच्चारण जीभ की नोक या फिर अग्रे भाग के द्वारा कठोर तालु को स्पर्श से होता है। इसमें आपका चे वर्ग, ये और शे और छोटी और बड़ी इसमें आ जाते हैं आपके। 5वां है आपका मूर्धव्य, जिन व्यंजनों का उच्चारण मुर्दा से होता है, इस प्रक्रिया में जीभ मुर्दा का स्पर्श करती है, मुर्दा को स्पर्श करती है, जैसे कि आपका टे वर्ग हो गया, रे और शे और रे ऋषि। 6 से आपका वस्य, जिन ध्वनियों का उद्भव जीव के द्वारा कस या फिर ऊपरी मैसूड़े के स्पर्श से होता है। इसमें आपका ने, रे और ले इसके अंतर्गत आ जाते हैं। 7वां आपका दंत्य, जिन व्यंजनों का उच्चारण दांत की सहायता से होता है। इसमें जीव की नोक ऊपर दांत की पंक्ति का स्पर्श करती है। इसमें आपका ते वर्ग और ले और शे इसमें अंतर्गत आ जाते हैं।
आठवां है आपका दंतोष्ठ्य। इन ध्वनियों का उच्चारण के समय जीभ दांतों को लगती है तथा होठ भी कुछ मुड़ते हैं, जैसे कि वे और फे। वफा दंतोष्ठ। आपका ओष्ठ्य। ओष्ठ व्यंजनों के उच्चारण में दोनों होठ जो होते हैं ना पर स्पर्श स्पर्श करते हैं तथा जीवा जो होती है आपकी जीभ होती है वे निष्क्रिय रहती है अर्थात कुछ काम नहीं करती, जैसे कि पे वर्ग हो गया, इसमें पूरा आ जाता है। अब हम जानते हैं कि स्वतंत्र तंत्रिकाओं में उत्पन्न कंपन के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। घोष होते हैं, घोष होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। घोष वे हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रिकाएं एक दूसरे के निकट होती हैं और निश्वासन वायु निकलने में उसमें कंपन हो। प्रत्येक वर्ग की अंतिम 3 ध्वनियां घोष कहलाती हैं। और जो आपके अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं ना वे आपके 4 होते हैं, ये भी इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि ये, रे, ले, वे। और उष्मीय का जो हे होता है ना वो भी इसके अंतर्गत आ जाता है। दूसरा है आपका घोष जिनके उच्चारण समय स्वर तंत्रिका में कंपन ना हो। प्रत्येक वर्ग की जो प्रथम 2 ध्वनियां होती है ना वे घोष होती हैं। और इसमें आपका उष्मिनी के जो तीनों शे होते हैं ना इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब हम जानते हैं कि श्वास अर्थात प्राण की मात्रा के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका अल्प प्राण जिनके उच्चारण में सीमित वायु निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ऐसी ध्वनियां हे रहित होती हैं। प्रत्येक वर्ग की जो प्रथम, तीसरी व 5वीं ध्वनि होती है ना वे अल्प प्राण कहलाती हैं। और आपके इसके साथ साथ अंत्यस्थ व्यंजन जो होते हैं इसके अंतर्गत आ जाते हैं। आपको कमेंट में बताना है कि अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। दूसरा आपका महाप्राण जिनके उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक वायु निकलती है, ऐसी ध्वनियां हे युक्त होती हैं। प्रत्येक वर्ग की दूसरी और चौथी ध्वनि महाप्राण होती है। अब हम देख लेते हैं संयुक्त व्यंजन क्या है। जब 2 अलग अलग व्यंजन संयुक्त होने पर अपना रूप बदल लेते हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। बनाए ना वे जे वे ने और ए से मिलकर बनाए। और जो आपका श्रेय है ना वे शे वे रे और ए से मिलकर बनाए। और जो आपका छे है ना वे के तथा शे और ए से मिलकर बनाए। और आपका त्रे जो है ना वे ते और रे और ए से मिलकर बनाए। ये आपके संयुक्त व्यंजन है, 4 हैं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछ। अब हम देखते हैं अयोगवाह जिन वर्णों का उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से होता है परंतु इनके उच्चारण से पूर्वी स्वर आता है। अतः स्वर व व्यंजनों के मध्य की स्थिति के कारण इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। जैसे कि आपका अंग व अने जो आपका अंग होता है ना इसमें अनुस्वर का बिंदु ए जो है ना अक्षर का सहारा लिए हुए है। और जो आपका विसर्ग है ना वे दोनों बिंदु ए अक्षर का सहारा लिए हुए हैं। अब हम देखते हैं कि अनुस्वर किसे कहते हैं और अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय जो आपका अनुस्वर होता है इनका उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है तो वे आपका अनुस्वर कहलाता है, जैसे कि रंक व पंक। दूसरा आपका अनुनासिक इनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से मिलकर निकलता है, जैसे कि हंसना, पाँच।